हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संविधान की यह अंतिम क्लास लेके आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज के बाद अब संविधान का जो कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हो जाएगा और जितने भी प्रावधान, जितने भी फैक्ट आपकी परीक्षा में संविधान के संबंध में बन सकते थे, मैंने बहुत विस्तृत पिछले 3 महीनों में बहुत विस्तृत इसको पढ़ाया और पूरी प्लेलिस्ट बनी जहाँ क्रमवार सारे वीडियो वहाँ पे उस प्लेलिस्ट में है। तो आप पूरे संविधान को अब आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस मैंने संविधान के पढ़ाए हैं उससे आप संविधान के संपूर्ण अध्ययन को मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी क्रम में जैसा कि कल मैंने बताया था कि अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका, सिर्फ एक विविध की क्लास है जिसमें कुछ चीजें ऐसी मुझको लगी जो महत्वपूर्ण है और भी जो इसके विभिन्न भाग और विभिन्न प्रावधान इसके संबंध में मैंने पढ़ाए थे उसमें ये चीजें आपके समक्ष नहीं आई थी। तो उसकी चर्चा मैं आज आप यहाँ से करके इस संविधान को यहीं से समाप्त कर दूंगा। तो सबसे पहले विविध में मैंने लिया है लोकपाल के संबंध में, क्योंकि लोकपाल के संबंध में लास्ट में मैंने कल आपको पढ़ाया था तो वहां पे एक शब्द मैंने आपको बताया था ओम्बुड्समैन, उसमें कुछ कंफ्यूज था कि स्वीडन है या फ्रांस है। तो वही मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ कि लोकपाल स्वीडन के ओम्बुड्समैन से प्रेरित है। जो लोकपाल भारत में आया है, जो कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये आया है, या जो आपका स्वीडन देश है उसके ओम्बुड्समैन जो कि वहाँ 1809 में आया था और इसका भी कार्य वही था कि स्वीडन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आया था। तो इसी से प्रेरित होकर भारत में लोकपाल संस्था की स्थापना की गई। अच्छा, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक कब आया था? तो इसके संबंध में क्या याद रखना है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक जो कि 2013 में आया था और इसके लिए आपको याद होगा कि अन्ना हजारे का बहुत विस्तृत आंदोलन इनका चला था, बहुत काफी दिनों तक चला था, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे और आपका किरण बेदी भी शामिल थे। तो इन लोगों के सहयोग से जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे तो उसी के टाइम में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 में आया था और उसी दबाव में आकर सरकार ने 16 जनवरी 2014 से इसको लागू कर दिया था। जो लोकपाल विधेयक था वह 16 जनवरी 2014 से लागू हो गया था। और इसके अध्यक्ष के संबंध में पूछा जाए तो इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। जो लोकपाल संस्था है इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। फिर लोकसभा क्षेत्रों का फिर मैंने दूसरा जो पॉइंट लिया है वह लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन का है। इसका पहली बात, इसका जिक्र अनुच्छेद 82 में है। जो लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन यानी कि कहाँ पे लोकसभा की सीटें बढ़ाई जानी है या कुछ कमी की जानी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए लोकसभा की सीटें भी बढ़नी चाहिए। तो उन क्षेत्रों में जब इन लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाता है तो उसके लिए इसका परिसीमन किया जाता है, जिसका जिक्र आपका अनुच्छेद 82 में है। और अब तक भारत में 4 बार जो है लोकसभा क्षेत्रों में परिसीमन हो चुका है। पहला परिसीमन 1952 में हुआ, फिर 1962 में हुआ, फिर 1972 और फिर 2002 में। 1952, 62, 72 और 2002 में 4 परिसीमन हो चुके हैं अब तक भारत में लोकसभा सीटों को बढ़ाने के लिए। और इसी क्रम में आपको याद रखना है कि उम्मीद है कि 2026 में एक और परिसीमन इसके लिए आएगा। फिर एक शब्द आता है साइन डाई। ये साइन डाई जो शब्द है यह आपका खासकर संसदीय प्रणाली से संबंधित है, जो संसद में सत्र चलते हैं उससे संबंधित है। तो इस साइन डाई के संबंध में आपको याद रखना है कि सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। जब सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है तब एक शब्द का प्रयोग होता है साइन डाई का प्रयोग। तो इसको आपको याद रखना है, डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के रूप में आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसी क्रम में इसी संसदीय प्रणाली में ही एक शब्द आता है बुलेटिन। कौन सा शब्द आता है? बुलेटिन। इस बुलेटिन का अर्थ होता है गला घोटकर मार देना। अगर इसकी अर्थ की बात की जाए तो गला घोटकर मार देना इस बुलेटिन का अर्थ होता है। लेकिन संसदीय प्रक्रिया में इसका क्या प्रयोग है कि जब समय की कमी होने पर बहस को हटाकर सीधा मतदान करवाना। जब किसी मामले पर ऐसी स्थिति आ गई है कि समय की कमी है, उस मामले पर बहस नहीं हो सकती है, सीधे मतदान कराया जाता है, तो उस शब्द को संसदीय प्रक्रिया में क्या नाम दिया गया है? बुलेटिन नाम दिया गया है। तो संसदीय प्रक्रिया के 2 शब्द थे, साइन डाई और एक बुलेटिन। साइन डाई का प्रयोग किया जाता है जब सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, और बुलेटिन क्या है? जब समय के अभाव में उस मामले पर बहस न करवा के सीधे मतदान करवाया जाता है तो उसको बुलेटिन कहा जाता है। फिर एक शब्द आता है इसमें एमपी लैट्स। एमपी लैट से खासकर ये कि एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत जो आपके सांसद होते हैं उनको 5 करोड़ रुपया विकास करने के लिए 2 किस्तों में दिया जाता है। तो पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। तो इसमें एमपी लैट्स में आपको क्या याद रखना है? एमपी से आपको सीधा हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का तो आपको पता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर जो आपका लैट्स बचा है इसमें क्या हो गया? लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। एमपी लैट्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। और यह आया कब था? तो यह इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। जो एमपी लैट्स है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और इसके स्थापना के संबंध में भी आपसे प्रश्न बन सकता है।
फिर जो मैंने आपको पहले बताया कि सांसदों को 2 किस्तों में 5 करोड़ रुपए, जो अपने क्षेत्र में विकास के लिए सांसदों को 2 किस्तों में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, वह इसी एमपी लेट्स स्कीम के माध्यम से मिलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और एमपी लेट्स की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। फिर आपको एक चीज याद रखनी, जो लोकसभा के एमपी होते हैं, जो सामान्यतः आपके लोकसभा क्षेत्र में अभी जिसका चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, तो जो आप एमपी चुनते हैं तो इनका विकास क्षेत्र क्या होता है, इसके संबंध में आपको याद रखना है कि जिस लोकसभा क्षेत्र से चुने जाते हैं उसी क्षेत्र में इनको इन 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, इन 5 करोड़ रुपयों से उसी क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। वहीं राज्यसभा एमपी के विषय में आपको क्या याद रखना है कि राज्यसभा एमपी जिस राज्य से चुने जाते हैं, जिस भी राज्य से चुने जाते हैं, वह उस राज्य में कहीं भी जहां उनका मन करे कहीं भी इन 5 करोड़ रुपयों का उपयोग विकास कार्यों में कर सकते हैं। बात आपको याद रखनी, जो राज्यसभा एमपी होंगे जिस राज्य से चुने जाएंगे उस राज्य के किसी भी क्षेत्र में अपने इन 5 करोड़ रुपयों का उपयोग किसी विकास कार्य में कर सकते हैं। और लोकसभा एमपी के संबंध मैंने आपको बताया कि जिस लोकसभा क्षेत्र से चुने जाएंगे वहां विकास कार्यों में इन 5 करोड़ रुपयों का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं एक आता है राज्यसभा एमपी 12 मनोनीत। मैंने आपको बताया था कि 12 सदस्य राज्यसभा में ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगर रिकॉल करो तो किन क्षेत्रों से मैंने आपको बताया था? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 ऐसे क्षेत्र थे जिनके आधार पर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो जो सदस्य राज्यसभा में मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं वह इन 5 करोड़ रुपयों का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसके संबंध में अगर आपसे प्रश्न बने तो आपको याद रखना है कि संपूर्ण देश में जहां इनकी इच्छा होगी इन 5 करोड़ रुपयों का प्रयोग विकास कार्यों में ये कर सकते हैं। तो ये था आपके संबंध जो विविधता, वो मैंने आपको ये कुछ खासकर आपके संसदीय प्रक्रिया से संबंधित कुछ बातें थी मैंने आपको बताया, लोकपाल के संबंध में बता दिया, और इधर से यहाँ साइंडाई गुलेटिन फिर एमपी लेट्स और इसके संबंध में जो संसदीय प्रक्रिया की बातें थी मैंने आपसे चर्चा की। फिर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो आपके एग्जामिनर उनका फेवरेट प्रश्न ये है कि वरीयता क्रम के संबंध में भी आपसे पूछ लिया था। वरीयता क्रम में आपको ये देखना है कि किसकी वरीयता किस क्रम में है भारत में, जो भारत के उच्च पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब है, इनकी वरीयता क्रम क्या है। तो इसके संबंध में याद रखना कि सबसे पहले नंबर पर सबसे प्रथम वरीयता किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। तो सबसे पहले नंबर पर राष्ट्रपति है, दूसरे पे आपका उपराष्ट्रपति है, तीसरे पे आपका प्रधानमंत्री। 3 तो आपको एक क्रम से याद रखना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री। फिर चौथे पे आता है आपका राज्यपाल। सीधे सीधे आपको याद रखना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर चौथे नंबर पर राज्यपाल। 5वें नंबर पे आपको आता है पूर्व राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति वह 5वें नंबर पे आता है। 6ठे नंबर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, ये दोनों 6ठे नंबर पे आते हैं। मतलब इनकी वरीयता समान है, जो आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश है और लोकसभा अध्यक्ष होता है, इनकी वरीयता समान है और यह 6ठे नंबर की वरीयता पे आते हैं। फिर 7वें नंबर की वरीयता पे आपका कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता। आपको याद रखना है कि जो 7वें नंबर की वरीयता है उस पर कैबिनेट मंत्री, फिर मैंने आपको बताया कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ विपक्ष का नेता, खासकर चाहे लोकसभा या राज्यसभा, दोनों जो विपक्ष के नेता होंगे उनका वरीयता क्रम क्या होगा? 7वें वरीयता क्रम पे आएंगे। और इसमें किसकी किसकी वरीयता क्रम बराबर होगा? तो मैंने आपको बता दिया कि जो कैबिनेट मंत्री है, मुख्यमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री है और साथ साथ विपक्ष के नेता, इनकी वरीयता क्रम बराबर होगा। और यह किस क्रम पे है? 7वें क्रम पे है। फिर एक चीज और यहाँ से प्रश्न उठते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, यहाँ से डायरेक्ट आपसे इनके मंत्रियों के विभाग से संबंध में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग था। तो उसके संबंध में आप देखिए, सबसे पहला मैंने लिया JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेशी मामले। सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन इसके साथ साथ इनके पास विदेशी मामले भी थे, यानी कि विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। फिर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल आते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में सबको इस बात की जानकारी है कि यह भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या याद रखना कि इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी था। गृह मंत्रालय के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इनके साथ था और साथ ही साथ यह पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, ये भी आपको याद रखना। फिर आपके आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे तो इनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। कौन सा मंत्रालय था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनके पास शिक्षा मंत्रालय था। जो आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, यह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। फिर जान मथाई के विषय में आपको याद रखना कि इनके पास रेल मंत्रालय था। तो जान मथाई के पास रेल मंत्रालय था। भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री थे। भीमराव अम्बेडकर कौन थे? कानून मंत्री थे। बलदेव सिंह, इससे बहुत सी परीक्षाओं में मैंने यहाँ से प्रश्न देखा है। रक्षा मंत्री के संबंध में मैंने विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न देखे हैं कि स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें रक्षा मंत्रालय किसको दिया गया था? तो रक्षा मंत्रालय किसके पास था? बलदेव सिंह के पास था। अगर वर्तमान की बात की जाए तो किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास।
फिर आपका आता है राजकुमारी अमृत कौर, बहुत महत्वपूर्ण है। राजकुमारी अमृत कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। जो राजकुमारी अमृत कौर थी वह पहली स्वास्थ्य मंत्री थी और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली यह पहली महिला थी। इनके संबंध में आपको याद रखना है कि राजकुमारी अमृत कौर जो थी, इनके पास कौन सा मंत्रालय था? स्वास्थ्य मंत्रालय था और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली यह पहली महिला थी। फिर आपका आता है शनमुखम शेट्टी। शनमुखम शेट्टी के पास वित्त मंत्रालय था। शनमुखम शेट्टी के पास कौन सा मंत्रालय था? वित्त मंत्रालय था। तो ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था। इसके संबंध मैंने आपको बता दिया और आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। तो संविधान के संबंध में जितना हो सकता था बहुत विस्तृत तरीके से मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया। पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से मैंने आपको जो है अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया है। तो अब संविधान की क्लासेज हमारी यहीं से समाप्त हो जाएंगी और अब हम एक नई ऊर्जा के साथ खासकर उत्तर प्रदेश की जीके और जो परीक्षावाड़ी है, जो खासकर आपकी यूपी पीसीएस तक की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो उस परीक्षावाड़ी के सार को शामिल करते हुए अब हम उत्तर प्रदेश जीके को अगली क्लासों में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और आज संविधान समाप्त हो गया। अब संविधान की क्लासेस नहीं होंगी। और हाँ, संविधान का जो एक पार्ट आप सोच रहे होंगे कि संविधान संशोधन, तो उसको मैंने एक एक करके 60 वीडियोज के माध्यम से पूरी श्रृंखला मैंने पढ़ा दी संविधान संशोधन की। तो संविधान संशोधन आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ 60 वीडियोज की नई श्रृंखला मैंने शुरू की है, जहां मैं भारत के विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में ट्रिक के माध्यम से चर्चा कर रहा हूं। तो वहां जाके आप भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो फिलहाल यहीं पे क्लास हमारी समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।